नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केलो आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ रहे हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि डेली संडे को, हर संडे को हम लोग ये करने वाले हैं कि जो वीक में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मंडे टू सैटरडे, ओके, उसको हम लोग संडे को एक साथ कंपाइल करके लेके आएंगे। तो अगर आपका कुछ भी ऐसा है कि किसी और दिन का भी वीडियो मिस हो गया है तो चिंता मत करिएगा, वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली के बारे में, है ना। प्रश्न ये है कि धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। दूसरा है, पोक्काकली चावल केरल की समुद्र सतह के नीचे कृषि प्रणाली कुट्टनाड सतत कृषि खाद्य प्रणाली के उदाहरण हैं। तीसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि खाद्य प्रणाली में धारणीयता को बढ़ावा देने के लिए केरल में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे धारणीय वर्ड का यूज़ किया गया, सस्टेनेबल वर्ड, है ना, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, है ना, हर तरीके से एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है। क्योंकि ये प्रैक्टिस भी पॉजिटिव है और ये ऑप्शन भी पॉजिटिव है, तो इसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये ऑप्शन सही भी है, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, पोक्काकली चावल केरल की समुद्र स्तर के नीचे कृषि प्रणाली कुट्टनाड सतत कृषि खाद्य प्रणालियों के उदाहरण हैं। तो हाँ दोस्तों, ये चीज़ सही है। ये जो पोक्काकली चावल है और ये जो कुट्टनाड प्रणाली है ये केरल में है, जहाँ पे केरल में क्या होता है कि जो सी लेवल होता है उसके नीचे एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कृषि जैसी गतिविधियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट, इसको याद रखना है, ये सही है। तीसरा है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो जो 16वीं बैठक हुई है केरल में हुई है, ये भी बात सही है और कृषि खाद्य प्रणालियों के बारे में ही हुई है। लेकिन जो संस्था है, संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ना होकर के जो भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो है, ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये वाला जो होगा ये गलत हो जाएगा और सही नहीं कितना है पूछा है, तो सिर्फ एक सही नहीं है, बाकी दोनों तो ऊपर के सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल्ड आंसर है है ना। यहाँ पे देखिए जो चीज़ ऑप्शन में था सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कथन एक सही है। फिर दूसरा देखिए कि भारत में कई धारणीय और जलवायु प्रतिरोधी कृषि पद्धतियाँ हैं जो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत, ये है ना दोस्तों, ये इसका एक अलग से ही पूरा टॉपिक है, में मान्यता प्राप्त है। जैसे पोक्काकली चावल केरल समुद्र स्तर के नीचे कुट्टनाड कृषि प्रणाली आदि, तो कथन 2 भी सही है। और कथन 3 में देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसने ये जो 16वीं कृषि कांग्रेस थी उसको आयोजित करवाया था। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं श्वेत फास्फोरस के बारे में। श्वेत फास्फोरस युद्ध सामग्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत फास्फोरस एक पायरोफोरिक अर्थात स्वतः ज्वलनशील है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है, जिससे गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा है, श्वेत फास्फोरस तोप के गोले, बम और रॉकेट में प्रयुक्त होता है और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जा सकता है। तीसरा है, श्वेत फास्फोरस बम का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है, हालांकि उसका उपयोग आईएचएल के तहत विनियमित किया जाता है। कितने सही नहीं है ये पूछा है, यानी हमको गलत ऑप्शन चुनने हैं इसमें से। तो देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस के बारे में, बिल्कुल ये सही है। ये ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो स्वतः ज्वलनशील हो जाता है और ये 815 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों, श्वेत फास्फोरस तोप के गोले, बम और रॉकेट में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ये सही है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा दिक्कत है ना,
परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग नहीं है अभी, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही था। श्वेत फास्फोरस बम का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है, सही बात है। इसका उपयोग जो है IHL के तहत विनियमित किया जाता है, ठीक है, ये संस्था है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा केवल ऑप्शन 2 जो है वो गलत है ना। तो ऐसे में हम लोग जो चुनेंगे वो हम लोग चुनेंगे केवल एक, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, बाकी 2 ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल्ड आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। वैश्विक मानवाधिकार जैसे संगठन है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, इसराइल रक्षा बलों पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन करते हुए गाज़ा और लेबनान में श्वेत फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है, ठीक है, क्योंकि अभी इसराइल और जो हमास का जो वॉर चल रहा है उसमें ये चीज़ देखी गई थी, ठीक है। अब श्वेत फास्फोरस एक पायरोफोरिक, ठीक है, यानी कि स्वतः ज्वलनशील है और 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र ऊष्मा इसमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका उपयोग जो है तोप के गोले, बम, रॉकेट में हो सकता है ना। और इसका जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ये नहीं है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है अपने को। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून है इसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ भी है। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा है तो कोशिश करिएगा इस प्रश्न को सही करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी आइडिया लगता है कि आप किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद क्या आप उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाने की स्थिति में हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में न्यूज़ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही अपनी पढ़ाई को रखिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसे वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ डिज़ाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और अंतरण आधार पर संचालित घटक के साथ विकसित किया जा रहा है। तीसरा, यह कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, जिससे विदेशी गंतव्यों तक कंटेनर आवाजाही की लागत कम हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा ये। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों कि ये जो प्रोजेक्ट है ये केरल गवर्नमेंट का है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है दोस्तों सार्वजनिक निजी भागीदारी, इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें होता ये है कि सरकार और जो भी प्राइवेट कंपनी है वो दोनों साथ में मिलकर किसी चीज़ को बनाते हैं। जैसे आपने जो देखा होगा जो हाईवे बनते हैं उस पर टोल नाका होता है, तो क्या होता है जो रोड बनाने का काम होता है वो प्राइवेट कंपनियां करती हैं, फिर टोल से पैसा वसूलने का काम सरकार करती है और उस पैसे को फिर कंपनी को देने का काम करती है। तो अलग अलग इस तरीके के मॉडल्स होते हैं। तो उसमें एक मॉडल ये भी है कि डिज़ाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और अंतरण यानी लास्ट में सरकार को अंतरित हो जाएगा, बाकी सारा काम जो होगा कौन करेगी, प्राइवेट कंपनी करेगी, ठीक है। तो ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है। यह कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसका पर्पज़ ही यही है कि ऐसे ट्रांसशिपमेंट्स हम लोग डेवलप करें सेंटर्स, ताकि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जैसी चीज़ें होती एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो, और इससे फ़ायदा हमको ये भी होगा कि एज अ सॉफ्ट पावर भी हम ग्रो करेंगे, हमारा जो भारत है वो ग्रो करेगा। क्योंकि आपको केरल का लोकेशन आइडिया होगा, ये नॉर्थ हो गया है ना। फिर यहाँ पे अगर आप इस पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे केरल है, फिर इधर से आपका अरब सी हो जाता है, ठीक है, इधर अरब सी हो जाता है और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट भी है दोस्तों, ओके। तो इसको ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, सभी 3 सही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे दोस्तों आप डिटेल्ड आंसर पढ़ सकते हैं। केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है और जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके का है, डिज़ाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और अंतरण। ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा है, ओके।
और तीसरा ऑप्शन भी सही है कि हाँ ये कंपटीशन करने की स्थिति में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से है। इसमें हमको एक और स्पेस मिशन दिया गया है और उस स्पेस मिशन को संचालित करने वाले देश का नाम है। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन है जो सही हैं, जो कितने पेयर सही हैं। तो देखिए अपोलो 11 संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए अमेरिका। तो जो अपोलो 11 मिशन है ये रिलेटेड है मून से। ओके, बिल्कुल सही है ये। दूसरा चांगी 1, सामने जो देश का नाम है वो है चीन, ये भी मून से रिलेटेड है और ये भी सही है। और तीसरा है गगनयान जिसके सामने नाम है भारत। तो आपको पता है भारत का गगनयान प्रोजेक्ट तो है ही, मानव मिशन। हम पहली बार अपनी टेक्नोलॉजी से ह्यूमन को भेजने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ख्याल ये रखिएगा इस बात का कि जब आप ये देख रहे हैं अपोलो 11, ठीक है, तो चलिए इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन चांगी जैसे ये जो नाम है ये चाइनीज़ नाम है, तो आप नाम से भी रिलेट करके चीज़ों को देख सकते हैं। गगनयान, मिशन शक्ति, है ना, अस्त्रा, पृथ्वी, अग्नि, इस तरीके के नाम भारत के ही होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर सभी देशों की कोशिश ये होती है कि जो उनका जो स्थानीय जो उनकी भाषा है, अपनी भाषा, उसमें ही वो चीज़ों को और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स का नाम रखें। ओके, तो तीनों सही है दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, ख्याल रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड आंसर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए चंद्रमा का है, यहाँ पे भी चंद्रमा के बारे में बात है। और जो गगनयान है इसको तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को विकसित करना है हमारा लक्ष्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अभी इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि लगातार 2 सालों से क्या है, अभी रशिया और आपका यूक्रेन वॉर चल रहा था, फिर अभी इजराइल हमास वॉर चालू हो गया, तो वॉर जो है लगातार न्यूज़ में है। तो जो अलग अलग तरीके के कन्वेंशंस हैं वॉर से रिलेटेड, है ना, उसके अलावा जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो वॉर का जो खतरा क्यों है इतना ज़्यादा आज के टाइम पे, जैसे रासायनिक हथियारों का यूज़ ना हो जाए, परमाणु बम का यूज़ ना हो जाए, तो ऐसा ही एक प्रश्न बना है दोस्तों रासायनिक हथियारों के ऊपर में। ठीक है, रासायनिक हथियारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, विशेष रूप से हथियार के रूप में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करने हेतु डिज़ाइन की गई युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य उपकरण रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा, रासायनिक हथियार अभिसमय यानी कि कन्वेंशन, है ना, एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित करती है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करना अनिवार्य करती है। तीसरा, भारत अभी तक रासायनिक हथियार अभिसरण का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और हमको सही बताना है। तो देखिए दोस्तों उसका आंसर ये जो परिभाषा के बारे में बात किया गया है दोस्तों पहले पार्ट में कि किस किस तरीके की जो हथियार है उनको रासायनिक हथियार माना जाएगा, तो हानिकारक रसायनों का प्रयोग जहाँ भी होगा वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। और इसको रोकने के लिए दोस्तों एक संधि है, रासायनिक हथियार संधि, है ना, जो कि निर्धारित समय में अगर आपके पास ऐसा कोई हथियार है तो उसको नष्ट करना है और आप दोबारा नया हथियार ऐसा बना नहीं सकते। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा आपका, ये दोनों सही है। तीसरा जो भारत के बारे में बात है कि भारत हस्ताक्षर करता नहीं है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, भारत तो बहुत शुरुआत से इसके साथ है, बल्कि 1993 से है। ओके, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम लोग वॉर नहीं चाहते कि हो, खास करके इस तरीके की जो हथियार है जिसका उपयोग पूरी सभ्यता के ऊपर पड़ता है, इसका तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका डिटेल्ड आंसर दोस्तों यहाँ पे है, विशेष रूप से हथियार के रूप में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करने हेतु डिज़ाइन की गई युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य उपकरण रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। फिर CWC एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित करती है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करना अनिवार्य करती है, तो कथन 2 भी जो है वो सही है। फिर ये देखिए दोस्तों 1993 में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, CWC को लागू करने के लिए रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम 2000 में पारित किया गया था, तो भारत में इसके ऊपर कानून भी है। ठीक है, एक एक्ट है जो इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, आज के सारे जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको हमने कवर किया है। आपको ख्याल ये रखना है दोस्तों कि कल यानी संडे को, रविवार को हमारी वीकली वीडियोज़ आएंगी
तो अगर आपका कुछ भी मिस हो रहा है वीक के बीच में तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आप अपनी तैयारी करते रहिए जिस स्पीड से आप कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऐसा ज़्यादा फोकस मत करिए या कम फोकस मत करिए, सब चीज़ों को बराबर साथ में लेके चलिए। जो चीज़ छूटेगी आपकी वो संडे को आप आराम से कवर कर सकते हैं, आपको पूरा टाइम रहेगा। ओके, चलिए आप पढ़िए, ध्यान रखिए अपना। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।